हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब तक देश की जनता गाय गोबर हिंदू मुस्लिम पर मूर्ख बनती रहेगी तब तक सरकारें कुछ नहीं करेंगी। ध्रुव गुप्त। किसानों ने दिल्ली को अपना दर्द और अपनी ताकत दिखा जरूर दी है, मगर उनको भी शायद पता होगा कि देश की संवेदनहीन सरकार बातों के सिवा उन्हें कुछ नहीं देने वाली। इस सरकार ने वैसे भी अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्र में किसानों, बेरोजगारों और महंगाई की मार झेलने वाले आम लोगों से अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। बेमन से किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की गई वह जमीन पर कहीं नहीं उतरी। फसल बीमा योजना का लाभ सिर्फ बीमा कंपनियों को हुआ है। वैसे भी किसान, मजदूर और बेरोजगार इस सरकार के लिए कोई मसला नहीं है। उसे भरोसा है कि वह कुछ भी नहीं करेगी, तब भी राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर के नाम पर उत्तेजना फैलाकर देश के 30-40% मूर्ख या भोले मतदाताओं के वोट हासिल कर सरकार बना ही लेगी। जब कानून का राज खत्म होता है तो कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। पुण्य प्रसून। एनकाउंटर हर किसी का होगा जो सत्ता के खिलाफ होगा। इस फेरहिस्त में कल तक पुलिस सत्ता विरोधियों को निशाने पर ले रही थी, तो अब पुलिस वाले का ही एनकाउंटर हो गया क्योंकि वह सत्ता की धारा के विपरीत जा रहा था। बुलंदशहर की हिंसा के बाद उभरे हालातों ने एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है। मसलन कानून का राज खत्म होता है तो कानून के रखवाले भी निशाने पर आ सकते हैं। सिस्टम जब सत्ता की हथेलियों पर नाचने लगता है तो फिर सिस्टम किसी के लिए नहीं होता। संवैधानिक संस्थाओं के बेअसर होने का यह कतई मतलब नहीं होगा। संवैधानिक संस्थाओं के रखवाले बच जाएंगे। और आखिरी सवाल, क्या राजनीतिक सत्ता वाकई इतनी ताकतवर हो चुकी है कि कल तक जिस पुलिस को ढाल बनाया आज उसी ढाल को निशाने पर ले रही है। पीएम मोदी ने आरबीआई गवर्नर के लिए मुझे क्यों चुना? मैं भी तो इतिहास का छात्र रहा हूं। रवीश कुमार। आरबीआई के गवर्नर पद के लिए इतिहास के छात्र का चयन हुआ है। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, इसीलिए काफी उत्साहित हूं। अगर मैं स्टूडियो में एंकरिंग न कर रहा होता तो मेरा भी चांस था। सूत्रों को पता लग गया कि मैं गणित में फिसड्डी भी हूं, पर तभी इतिहास के एक और छात्र का नाम किसी ने सरकार को सुझा दिया और मेरा पत्ता कट गया। शक्तिकांत दास जी को बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि वे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इतिहास के पहले छात्र होंगे। वैसे तो वैकेंसी और है। अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अंशकालिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब वे CNN IVN से सलाहकार बन गए हैं। पहले लोग न्यूज चैनल छोड़कर प्रधानमंत्री का सलाहकार बनते थे, लेकिन सुरजीत भल्ला ने ट्रेंड बदला है। जब मीडिया के लिए अर्थव्यवस्था को मैनेज करना है तो क्यों ना मीडिया में ही जाकर अर्थव्यवस्था को मैनेज किया जाए। फेल हुआ बीजेपी का चाणक्य। राजस्थान में अमित शाह की चुनी 42 सीटों में 34 पर हारी भाजपा। आसान है कहना कि 2014 में उगा सितारा 2019 में डूब जाएगा। ये भी कहना आसान है। पहली बार किसान, मजदूर, बेरोजगारी के समुद्र सतह पर आए तो शहरी चकाचौंध तले विकास का रंग फीका पड़ गया। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल सरीखे शहरी इलाकों में भी बीजेपी को जनता ने मात दे दी, जहां की सीट और कोई नहीं, अमित शाह ही तय कर रहे थे। और राजस्थान में जहां जहां वसुंधरा को धूल चटाने के लिए मोदी शाह की जोड़ी गई, वहां वहां वसुंधरा ने किला बचाया। और जिन 42 सीटों को दिल्ली में बैठकर अमित शाह ने तय किया, उनमें से 34 सीटों पर बीजेपी की हार हो गई। तो क्या वाकई 2014 की जीत के नशे में 2019 की जीत तय करने के लिए बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों का बलिदान हुआ, या फिर कांग्रेस ने वाकई पसीना बहाया और जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं को महत्ता देकर अपने आला कमान के पिरामिड को इस बार पलट दिया? यानी ना तो पैराशूट उम्मीदवार और ना ही बंद कमरों के निर्णयों को महत्व। अब भारत पाकिस्तान आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। इमरान खान लोग बोले, फिर हमारे नेता कैसे चुनाव लड़ेंगे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित गलियारे की आधारशिला रखी। इस दौरान भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरसिमरत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं हिंदुस्तान के साथ मजबूत दोस्ती चाहता हूं।
हम करतारपुर में सभी सुविधाएं देंगे। हम फ्रांस और जर्मनी की तरह एक हो सकते हैं। हम दोनों के बीच की जंजीरें तोड़ेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू होगा। इमरान खान ने कहा कि दोनों देशों के नागरिक शांति चाहते हैं और यह केवल नेतृत्व है जिसे मिलकर काम करना है। अब भारत पाकिस्तान आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, हम दोनों मुल्क मिलकर गरीबी से लड़ेंगे। 2019 का चुनाव आसान नहीं, क्या इसीलिए बीजेपी को बुलंदशहर हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है? शिवसेना। बुलंदशहर के स्याना गांव में हुई हिंसा और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के बाद सूबे की बीजेपी सरकार जहां विपक्ष के निशाने पर है, वहीं बीजेपी के सहयोगी भी इसे लोकसभा चुनावों से पहले ध्रुवीकरण के लिए की गई पूर्व नियोजित साजिश बता रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने पूछा है कि क्या यह 2019 चुनावों से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है? शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, अब 2019 के लोकसभा चुनाव के नगाड़े बजने लगे हैं। यह चुनाव हमारे लिए आसान नहीं, ये बात सत्ताधारी बीजेपी की समझ में आ गई है। इसी वजह से हमेशा वाला धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। सामना ने आगे लिखा, दिल्ली में सत्ता की चाबी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, लेकिन 2014 के 71 सीटों वाले रिकॉर्ड को दोहराना मुश्किल है। ऊपर से सारे विरोधी एक हो गए हैं। बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले ने पार्टी छोड़ी, क्या यह 2019 से पहले मोदी लहर का अंत है? लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की साख खतरे में नजर आने लगी है। बीजेपी के कई सांसद और विधायक पार्टी से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसी फेहरिस्त में अब बहराइच से सांसद सावित्रीबाई फूले का नाम जुड़ गया है। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। दलित समाज से आने वाली फूले ने अपने इस्तीफे का ऐलान लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। फूले कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाराज चल रही थी। उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समाज में बंटवारे की साजिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि वह अब कभी बीजेपी में वापस नहीं लौटेंगी और अपने कार्यकाल तक वह सांसद बनी रहेंगी। बुलंदशहर हिंसा, आईजी ने इंस्पेक्टर पर नहीं गाय पर जताई चिंता। सिब्बल बोले, अब इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती गाय है। बुलंदशहर हिंसा को लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बीच यूपी के इंस्पेक्टर जनरल राम कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता हिंसक वारदातों में शामिल लोगों को पकड़ने से ज्यादा गौ हत्या करने वालों को बेनकाब करना है। बातचीत के दौरान आईजी ने कहा, हम सिर्फ सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई कर सकते हैं, हमें फॉरेंसिक जांच करनी है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इंस्पेक्टर सुबोध या सुमित को गोली किसने मारी। इसके बाद आईजी ने कहा, लेकिन गौ हत्या के पीछे कौन है, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, यह बड़ा सवाल है, ना कि बिना फॉरेंसिक सबूत के वीडियो में शामिल लोगों को पकड़ना। आईजी के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आईजी के बयान से उनकी प्राथमिकता का पता चलता है। अब ऐसा वक्त आ गया है जहां इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती गाय है। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में ढहा बीजेपी का किला, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस बना रही है सरकार। 5 राज्यों की विधानसभा के लिए मतगणना अभी भी जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 सालों में सत्ता में रही भाजपा के लिए अब सत्ता से विदाई तय हो गई है। छत्तीसगढ़ से आए रुझानों के अनुसार राज्य में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत पर अपनी पकड़ बना ली है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 सालों से सत्ता में रही है। इन विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की लगभग 25 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा के महज 18 सीटों पर सिमटने उम्मीद की है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे नजर आ रही है। भाजपा की बुरी हार पर बोली ममता बनर्जी, ये 2019 की झांकी है, बीजेपी के अंत की शुरुआत हो गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। जिन 3 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी, उनमें कांग्रेस बढ़त बनाए दिख रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद बीजेपी पर न सिर्फ कांग्रेस की ओर से बल्कि तमाम विपक्षी दलों से हमला होने लगा है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसे 2019 की झांकी बताया है और कहा है कि बीजेपी के अंत की शुरुआत हो गई है।
दरअसल लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने पहले हुए इन विधानसभा चुनाव की महत्ता इसीलिए भी बढ़ जाती है कि इनमें जीतने वाला लोकसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करेगा। 2014 में भाजपा को मिली बड़ी जीत के पीछे 2013 में इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतना एक बड़ी वजह थी। भाजपा विधायक बोले, अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में फेल रही है बीजेपी, इसीलिए 5 राज्यों में हारे चुनाव। बलिया के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में भाजपा की हार का कारण सवर्णों के खिलाफ SC/ST एक्ट लाना और अयोध्या में अभी तक राम मंदिर का निर्माण न होना है। सुरेंद्र सिंह के अनुसार भाजपा में राम मंदिर न बनाकर जनता से वादा खिलाफी की है। साथ मोदी सरकार द्वारा संसद में SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के कारण भी भाजपा को सवर्णों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सुरेंद्र सिंह ने यह बयान सोमवार को बैरिया तहसील क्षेत्र में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान पत्रकार वार्ता में दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और ईमान पर भले हम जुट जाएंगे, लेकिन यदि हार होती है तो निश्चित ही SC/ST एक्ट के मां गंगा का बेटा वाराणसी छोड़ पटना या अहमदाबाद से लड़ेगा 2019 का लोकसभा चुनाव, क्या यह भी जुमला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बनारस रैली में ये कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, बल्कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, और ये भी दावा किया था कि बनारस को आने वाले दिनों में क्योटो बना देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बनारस में ना ही मां गंगा का बेटा कहीं दिखा और क्योटो तो दूर, बनारस पहले से भी बदतर हो गया है। ऐसे में आगामी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में शायद PM मोदी बनारस छोड़ सकते हैं। अखबार में यह दावा किया गया है कि PM मोदी 2019 का लोकसभा चुनाव बनारस छोड़ पटना या अहमदाबाद से लड़ सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि इसके लिए बीजेपी के साथ साथ संघ ने भी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। बिहार में हार से NDA में मची रार, चिराग पासवान बोले, यही हाल रहा तो 2019 नहीं जीत पाएगी बीजेपी। बिहार में लोकसभा की एक और विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम से राजग में खलबली मच चुकी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजग ने अररिया लोकसभा सीट और जहानाबाद विधानसभा सीट शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। वहीं भभुआ विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा कायम रखा। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों में भी बीजेपी को निराश किया। CM योगी अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए। बीजेपी फूलपुर और गोरखपुर दोनों सीट हार गई। इस हार ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पार्टी नेताओं ने और सहायक पार्टियों के नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर रोष जाहिर किया है। चिराग ने कहा, बीजेपी हार को लेकर इतनी गंभीर नहीं है जितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की यही हाल रही तो 2019 जीतना उतना आसान नहीं होगा। गुजरात के बाद राजस्थान में भाजपा का बुरा हाल, शिवसेना ने कहा, साहेब ये ट्रेलर है, 2019 में पूरी पिक्चर दिखाएगी जनता। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव ट्रेलर था, राजस्थान का उपचुनाव इंटरवल और 2019 में पूरी फिल्म का शो होना अभी बाकी है। कल का बजट पेश होने के बाद जहां मोदी सरकार को सभी से निंदा का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर संजय राउत ने कहा है कि जेटली का आम बजट 2018 काफी अच्छा है, लेकिन केवल कागज पर। आम जन को वैसे बजट की भाषा समझ नहीं आती। पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये मोदी सरकार में ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, पर इसकी चिंता किसी को नहीं। हालांकि मोदी सरकार अपने भाषणों में समय समय पर कहती रहती है कि 70% जनता गांव में रहती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि गुजरात चुनाव ट्रेलर था, राजस्थान उपचुनाव इंटरवल अब 2019 में पूरी फिल्म दिखाएगी। पाकिस्तान PM इमरान खान बोले, सिद्धू ऐसा लीडर है जो हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकता है। आखिरकार भारत के सिख समुदाय के लिए 70 सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित गलियारे की आधारशिला रखी। इस दौरान भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरसिमरत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में कॉरिडोर के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे।
सिद्धू की तारीफ करते हुए इमरान खान ने कहा कि आज लग रहा है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान खड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में चुनाव लड़ ले तो जीत जाएंगे। दरअसल 21 नवंबर को भारत सरकार ने डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की ताकि सिख श्रद्धालु गुरु नानक की कर्मस्थली करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन कर सके। भारत सरकार की इस घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो बाबा गुरु नानक के 550 प्रकाश पर्व पर पहले ही कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर चुके हैं। बीजेपी आईटी हेड ने शेयर किया राहुल गांधी का फर्जी वीडियो। कांग्रेस बोली सुधर जाओ जुमलेबाजों, अभी भी वक्त है। इसी सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पीएम मोदी के शब्द को दोहराते हुए व्यंग कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी गुजरात के पाटन में एक जनसभा में टाटा नैनो का जिक्र कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे कि गुजरात में पीएम मोदी ने टाटा नैनो का प्लांट लगवाया मगर आज पूरे गुजरात में टाटा नैनो नजर नहीं आती है। इस बात जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए। उन्होंने किसानों की समस्या बताते हुए कहा, पीएम मोदी ने कहा था ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक साइड से आलू डालेंगे और दूसरी साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू घुसेगा और दूसरी साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करें। राहुल गांधी के सिर्फ इतने ही भाषण का हिस्सा अब वायरल हो चला है। भाषण में उन्होंने कहा कि ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं ये। नोटबंदी आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला जिसमें जमकर कालाधन सफेद किया गया, देश को लूटा गया। संजय सिंह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है। रिजर्व बैंक के अनुसार नोटबंदी के दौरान अमान्य किए 500 और 1000 के 99% नोट वापस बैंकों में आ चुके हैं। नोटबंदी में फेल होने पर मोदी सरकार पर हमलावर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट आने के बाद वह बात साबित हो गई है जो आम आदमी पार्टी द्वारा नोटबंदी के वक्त व्यक्त की गई थी। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि नोटबंदी आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। नोटबंदी लागू करके नरेंद्र मोदी ने अपने करीबियों के सारे काले धन को सफेद करने का काम किया है। सरकार ने नोटबंदी लागू कर देश की अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका और फटका देने का काम किया है। समय के साथ भाजपा का नोटबंदी का सच सबके सामने आ जाएगा। योगी राज बना मासूम बच्चों की मौत का काल। गोरखपुर के बाद बहराइच में 7 बच्चों की मौत। गोरखपुर में अस्पताल प्रशासन की खामियों के कारण 70 से अधिक बच्चों की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से डायरिया से 7 बच्चों की मौत की खबर आई है। समस्त भारत फिलहाल बाढ़ की चपेट में है। असम, बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है। उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ के कारण संक्रामक रोग भी फैलने लगे हैं। बहराइच में लोग डायरिया के प्रकोप में हैं। यहाँ के अब तक डायरिया के कारण लगभग 7 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं। क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बीमारी फैलने में हुई लापरवाही की जांच होगी। डायरिया के कारण हुई 7 बच्चों में एक नवजात भी है। गौरतलब हो कि कुछ दिन पूर्व ही गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में प्रशासन की नाकामी के कारण करीब 70 बच्चों की जान चली गई थी। 5 राज्यों में बीजेपी की हार के बाद यूपी में लगी होर्डिंग। जुमलेबाज का नाम मोदी वर्सेस हिंदुत्व का ब्रांड योगी। 5 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना ने मोदी हटाओ योगी लाओ की होर्डिंग्स लगाई है। इन होर्डिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाए जाने की बात लिखी गई। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का नया प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है। होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज बताया गया है। होर्डिंग्स में मोदी की तस्वीर को नीचे राम मंदिर निर्माण के नाम पर हिंदुओं से धोखा, SC/ST एक्ट के सवर्णों पर चाबुक, धारा 370 और जनसंख्या नियंत्रण पर चुप्पी, कश्मीरी पत्थरबाजों पर से मुकदमे की वापसी, नोटबंदी से 150 लोगों की मौत, गौरक्षकों को गुंडों की उपाधि, GST से व्यापारियों की तबाही और सत्ता में आते ही मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे स्लोगन लिखे हैं। 5 राज्यों का जनादेश बताता है कि देश जुमलों से नहीं चलता क्योंकि सवाल मंदिर का नहीं पेट का है। पुण्य प्रसून। आसान है कहना कि 2014 में उगा सितारा 2019 में डूब जाएगा। ये भी कहना आसान है। पहली बार किसान, मजदूर,
बेरोजगारी के मुद्दे सतह पर आए तो शहरी चकाचौंध तले विकास का रंग फीका पड़ गया। ये कहना भी आसान है कि बीजेपी आंकड़ों के लिहाज से चाहे विस्तार पाती रही, लेकिन अपने ही दायरे में इतनी सिमटी कि मोदी शाह जेटली से आगे देख नहीं पाई। और ये भी कहना आसान है कि साल भर पहले कांग्रेस की कमान संभालने वाले राहुल गांधी ने पप्पू से राहुल के सफर को जिस परिपक्वता के साथ पूरा किया, उसमें कांग्रेस के दिन बहुरने दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे मुश्किल यह है कि अब ये समझना है कि जिस लोकतंत्र की धज्जियां दिल्ली में उड़ाई गई, उसके छांव तले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कैसे आ गए। और अब क्या 2019 के फेर में लोकतंत्र और ज्यादा लहूलुहान होगा, क्योंकि जहां जहां दांव पर दिल्ली थी, वहां वहां सबसे बुरी हार बीजेपी की हुई। हार्दिक ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद भी ईवीएम पर भरोसा करने से किया इनकार। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की हार के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हो रही चर्चा काफी हद तक गायब हो गई है। चुनाव के दौरान कई जगहों से आई ईवीएम में गड़बड़ी की खबरों के बावजूद कांग्रेस नेता जीत के बाद इस पर सवाल उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने तेलंगाना के चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन अन्य किसी भी चुनावी राज्य में नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बीच गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को जीत की बधाई देते हुए ईवीएम पर भरोसा न करने की बात कही। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करता। कांग्रेस पार्टी को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा प्रतिद्वंदी बताया। नोटबंदी की तरफदारी करने वाले को आरबीआई गवर्नर बनाया, अब वो आरबीआई को भी बर्बाद कर देगा। आरबीआई के गवर्नर पद से उर्जित पटेल द्वारा अचानक इस्तीफे दिए जाने के बाद बीते मंगलवार को मोदी सरकार ने शक्तिकांत दास को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया है। लेकिन सरकार द्वारा नए गवर्नर की नियुक्ति ने देश में एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने नए गवर्नर को न सिर्फ मोदी सरकार का प्रवक्ता बताया है, बल्कि उनके अनुसार मोदी सरकार द्वारा सभी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक और बड़ा फैसला है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर लिखा है कि आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए शक्तिकांत की मुख्य योग्यता मोदी सरकार का प्रवक्ता होना मात्र है, जिन्होंने नोटबंदी पर जोरदार तरीके से मोदी सरकार का बचाव किया था। आगे प्रशांत भूषण लिखते हैं कि मोदी सरकार द्वारा इस प्रकार की नियुक्तियां देश की संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर देंगी। मोदी की रैली से 12 सीटें हारी बीजेपी, जबकि राहुल की रैली से 12 सीटें जीती कांग्रेस। क्या लहर की धार बदल गई है? बीजेपी भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बड़ा नेता बताती हो और यह दावा करती हो कि देश की जनता राहुल गांधी के मुकाबले पीएम मोदी पर ज्यादा भरोसा करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी के इस दावे को गलत साबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए गए, वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इसके बरक्स राहुल गांधी की चुनावी सभाएं कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जहां भी जनसभाएं की, उनमें ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली। वह अपनी सभाओं के दौरान जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। हिंदू दैनिक पत्रिका के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे की 12 विधानसभा सीटों पर सभाएं की और बीजेपी को इन सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इन सीटों में जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, महासमुंद और सरगुजा शामिल है। इन सीटों पर पीएम मोदी ने बड़ी जनसभाएं की थी। जनता ने कांग्रेस को 3 राज्यों में जिताकर बता दिया है कि कौन पप्पू है, कौन फेकू है। शत्रुघ्न सिन्हा। 5 राज्यों में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद राहुल गांधी को एक बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा से पहले बीजेपी की हार से यहां मोदी लहर का खात्मा हुआ है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का नया युग शुरू हो गया है। राहुल गांधी को अभी तक बीजेपी से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक ने एक अपरिपक्व नेता के तौर पर पेश किया है, लेकिन जिस तरह से उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों से बीजेपी का सफाया किया है, इसके बाद उनकी परिपक्वता पर सवाल उठना जायज नहीं होगा। पीएम मोदी लोकप्रियता के मामले में भले ही राहुल गांधी से आगे हो, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। इन राज्यों में बीजेपी की हार का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़कर भी पीएम मोदी को आलोचनाओं से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि पीएम मोदी ने इन तमाम राज्यों में जाकर जोरदार प्रचार किया था।
मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी राज में आधा हुआ निवेश, 10.7% से घटकर 5.3% हुई GFCF। मोदी सरकार यूं तो कई मुद्दों को लेकर विरोध का सामना कर रही है। इसे सामाजिक, धार्मिक, कानून व्यवस्था और विकास संबंधित मुद्दे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह घिर चुकी है और जिसको कोई भी व्यक्ति या समुदाय नजरअंदाज नहीं कर सकता है, वो है अर्थव्यवस्था। 2014 में भारत को चांद पर पहुंचाने का दावा करने वाले मोदी के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हुई है। इसकी दास्तान देश की मुद्रा, रुपया से लेकर देश में घट रहे निवेश के आंकड़े बताते हैं। किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था में निवेश सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सरकारी हो या निजी, लेकिन बिना निवेश के कुछ संभव नहीं है। 2014 के बाद से देश में निवेश लगातार घट रहा है। देश में सभी तरह के निवेश को ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह के निवेश को रखा जाता है, वो फिर उसके आधार पर औसतन निवेश की विकास दर बताई जाती है। मंदिर मस्जिद करने के लिए मीडिया अयोध्या चली जाती है, मगर दिल्ली में आए हजारों किसानों को नहीं दिखाती है। आज तक अपने सबसे भड़काऊ शो दंगल में इमरान का आतंकिस्तान फंस गया हिंदुस्तान पर चर्चा कर रहा था। न्यूज़ 18 भी अपने सबसे भड़काऊ शो आर पार में इमरान पर ही चर्चा कर रहा था। मुद्दा था इमरान की गुगली पर कौन क्लीन बोल्ड। क्यों हजारों किलोमीटर दूर से आए थे ये किसान गोदी मीडिया के लिए मुद्दा नहीं है? क्या किसान मोदी को आईना दिखा रहे हैं, इसीलिए मीडिया उनकी बात नहीं सुन रहा है? वैसे किसान भी अब गोदी मीडिया की हरकत समझ चुके हैं। खुद किसानों का ये कहना है कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया को मोदी और उद्योगपतियों ने खरीद लिया है, इसीलिए टीवी का मीडिया सिर्फ मोदी की बात करता है, मगर मंदिर मस्जिद करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, किसानों की बात कभी नहीं करता। किसानों को दंगा भड़काना और हिंदू मुस्लिम करना नहीं आता, तभी उन पर न दंगल हुआ न आर पार। किसानों का हुजूम दिल्ली आया था। देश भर से आए 200 से ज्यादा किसान संगठनों ने एक साथ 29 और 30 नवंबर को आंदोलन किया। इस आंदोलन को छात्रों, पत्रकारों, मजदूरों, सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला, जिसकी वजह से ये आंदोलन उम्मीद से ज्यादा बड़ा हो गया। बाद में विपक्ष के नेतागण भी किसानों के समर्थन में एक मंच पर आए। जब देश के कोने कोने से आए किसान अपनी पीड़ा बता रहे थे, अपने अपने क्षेत्र की समस्या बता रहे थे, तब भारत का गोदी मीडिया सत्ता की दलाली कर रहा था। जब किसान नरेंद्र मोदी को उनका वादा याद दिला रहे थे, तब कुछ बेशर्म मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम योगी को तेजस्वी ने दी चेतावनी, हमारे बिहार में जहर मत उगलना, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कट्टर हिंदुत्व के लिए कुख्यात बीजेपी नेता और यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीतीश से मिलने गए तो तेजस्वी यादव ने तल्ख प्रतिक्रिया दी और चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार का सांप्रदायिक सौहार्द हम नहीं बिगड़ने देंगे। सोशल मीडिया पर तेजस्वी ने लिखा, नीतीश जी लाख कोशिश कर लें, हम यूपी सीएम अजय सिंह बिष्ट को बिहार में जहर नहीं उगलने देंगे और ना ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने देंगे। नीतीश जी बिष्ट साहब को बता दीजिएगा, बिहार गुरु गोविंद सिंह, माता सीता, बुद्ध और महावीर की धरती है, यहाँ नफरत गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एमएलए का चुनाव हारा बीजेपी सांसद, क्या विधानसभा के बाद अब 2019 में लोकसभा भी हारेगी भाजपा? मुरैना से भाजपा सांसद अनूप मिश्रा को भी मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस उम्मीदवार लाखन सिंह यादव ने मध्य प्रदेश की भितरवार सीट पर अनूप मिश्रा को 12,130 वोटों से मात देकर एक बड़े अंतर से जीत हासिल की है। यह लाखन सिंह यादव की भितरवार सीट से लगातार तीसरी बार जीत है, लेकिन इस बार लाखन सिंह यादव की यह जीत कांग्रेस के लिए और भी खास है, क्योंकि इस बार कांग्रेस उम्मीदवार का मुकाबला बीजेपी नेता अनूप मिश्रा से था, जो कि मध्य प्रदेश की मुरैना सीट से भाजपा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे भी हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में अनूप मिश्रा के एक बड़े नेता के रूप में भी पहचाने जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अनूप मिश्रा ने मध्य प्रदेश की मुरैना सीट से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा सांसद का इतने बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव में हार जाना यह दिखाता है कि देश भर में मोदी सरकार की लोकप्रियता अब घट गई है। भाजपा जीतती है तो टीवी पर संबित पात्रा आते हैं, जब हारती है तो शहनवाज हुसैन क्यों? दिलीप मंडल।
11 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। सभी राज्यों में बीजेपी को हार मिली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 90 में से मात्र 15 सीटों पर जीत मिली। राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी मात्र 73 सीट जीत पाई है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी 109 सीट जीत पाई है। तेलंगाना की 119 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। मिजोरम की 40 सीटों में से बीजेपी का सिर्फ 1 सीट पर जीत पाया है। कुल मिलाकर बात यह है कि चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए त्रासदी लेकर आई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमेशा की तरह बीजेपी अब त्रासदी से जूझ रही है। तब सबसे हास्यास्पद प्रवक्ता गायब नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बात संबित पात्रा की हो रही है। टीवी डिबेट में पार्टी के बचाव के लिए रोजगार, किसान, शिक्षा, व्यापार, सड़क, बिजली, भ्रष्टाचार आदि का मुद्दा चुटकियों में गायब कर देने वाले संबित पात्रा टीवी पर बहुत कम नजर आए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।